हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट का इन्वायरमेंट पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट ये यूथ पब्लिकेशन से उठाया हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी टीम वर्क करती है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन कंबाइंड करके प्रस्तुत किए हैं, इसीलिए हम यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमारी टीम में अलग अलग मैथ दीपक सर, मनोविज्ञान हमारे अमित सर और मैं इन्वायरमेंट आपको पर डे एक एक वीडियो ले आके उपस्थित करेंगे। हाँ चलिए, आइए डिस्कस करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह होता है। बताइए, आप मार्केट में देखे होंगे इन चने और मूंग को, देखे होंगे कि उसमें ऐसे टेढ़ी कलर के एक हल्का सा डंडी नुमा निकला हुआ होता है। ठीक है, एक हल्का सा निकल, क्या वो बीज की पत्ती है? नहीं है, मीन्स वो जड़ है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, तना, पत्ती, जड़, फल। फल तो बिल्कुल नहीं होगा, तना भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। मीन्स सबसे पहले क्या अंकुरित होता है? पहले जड़ अंकुरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? कौन सा रंग आता है? नीला काला, नीला बैगनी, नीला नारंगी और नीला हरा। तो देखिए, मंड की उपस्थिति में हल्के आयोडीन की बात करता है तो नीला काला इसका कलर आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट 1937 में इस्टेब्लिश किया हुआ सबसे पहला नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे हाथियां पाए जाते हैं, अजगर भी पाया जाता है और हाथी पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, चीता पाए जाते हैं। इस तरीके के काफ़ी जानवर यहाँ पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो उत्तराखंड में है, जो यूपी का ही पार्ट जो अलग होके उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलें बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होते हैं। देखिए, ये पहला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। ये मुझे कम सही लग रहा है। सी नंबर को पढ़ते हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, इनमें मकानों का सही विवरण है। ये सी भी सही लग रहा है, मीन्स ए और सी ऑप्शन सही है जी। ए और सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन में देखिए, ओनली ए नहीं, ओनली सी नहीं, ए और बी नहीं, मीन्स ए और सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पे देखिए, कछुआ।
कछुआ सबसे पहले पानी में रहता है, ध्यान रखिएगा। मछली पानी में रहती है, घड़ियाल पानी और सूखे में भी रहते हैं। मीन्स कौवा पानी में नहीं रहता, तो डिफरेंट कौन होगा? कौवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नहीं दोस्तों, एक झुंड में 10 से 15 कहिए, 10 से 15 हथनियां होती हैं और उनके बच्चे, मीन्स 10 से 15 का झुंड होता है। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहता है। बिल्कुल गलत है। एक झुंड में देखिए हथिनियां और बच्चे तो होते हैं, लेकिन जो हाथी होता है वो 12 साल तक ही झुंड में रहना पसंद करता है। उसके बाद वो अलग होके अलग विचरण करना पसंद करता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि 4 से 5 वर्ष में आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। ये गलत हो गया। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। हाँ, एक वयस्क हाथी, एक बड़ा हाथी मीन्स एक वयस्क हाथी ये 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। किस मीन्स ए ऑप्शन सही लग रहा है। पहला गलत, बी 1 और 2 गलत हो गया, सी और डी सही होने चाहिए। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती। बिल्कुल सही। हाथियों के झुंड में जो एक मुखिया होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। वो जो फैसले लेती है उसी के आधार पे पूरा झुंड चलता है। मीन्स डी भी सही है। तो ये ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर नहीं, इनके लिए बिहार के लिए देखिए अक्टूबर से दिसंबर बिल्कुल सही है। अक्टूबर से दिसंबर का मौसम मधुमक्खी पालन के लिए उस एरिया में सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, विटामिन B12 नहीं, B2 नहीं, बेरी रोग B1 से होता है, जो सी ऑप्शन में है बिल्कुल सही है, B3 नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए, बीज से नहीं, पत्ती से नहीं, फूल से नहीं, तने से होता है, इस स्टेम से होता है। मीन्स कि इसको पहले गलाया जाता है, पानी में दबाया जाता है। पानी में दबाने के बाद इसकी जो रेशे होते हैं वो मतलब फूल जाते हैं और इसके बाहर की जो छाले होते हैं वो सड़ जाती है। तो उसके अंदर जो रेशे होते हैं उसको पानी में पीटा जाता है, तब रेशे प्राप्त होते हैं। उसके बाद मशीन में भेज दिया जाता है। आइए, बहुत सारा यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। ये ज़्यादातर देखिए बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अपने यहाँ जो है पश्चिम बंगाल में अच्छा ये उगाया जाता है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? अब इसमें देखना है कि कौन सा तना है। देखिए, मूली जड़ है, ध्यान रखिएगा। शकरकंद क्या है? ये भी जड़ है। टेपियोका ये भी जड़ है। तो इसमें कौन सा तना है? अरे आलू जी तना है। आलू क्या है? आलू तना है। आलू क्या है? आलू तना है। मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? जानते हैं, इसे कंबाइंड फैमिली कहेंगे। ठीक है। इसके ऑप्शन अब कैसे बने हैं, चलिए आइए इसे देखते हैं। मातृवंश परिवार जिनमें से रीता की माता मुखिया है, पहला। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। एकल परिवार
जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आंख मूंद कर आंसर लगाइए, बिल्कुल सही जाएगा। कंबाइंड फैमिली की बात करता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में, इसी तरीके के क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? देखिए इस तरीके के पशु जिसमें पैने, चपटे और चौड़े होते हैं, ये मांस को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। मीन्स कि ये सब मांसाहारी जानवर के लक्षण होते हैं दांतों के। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये सब मांसाहारी, इसमें क्या आएगा? भेड़िया, शेर, चीता, ये सब आएंगे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। दूसरे पशुओं को मांस बिल्कुल सही है। घास एवं शाक नहीं, फल अनाज नहीं। मीन्स पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है, मीजोफाइट कहा जाता है, जेरोफाइट कहा जाता है कि हीलियोफाइट कहा जाता है? उसे हैलोफाइट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हैलोफाइट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रंग चित्र किसी कथा को चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कश्मीर। किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो मेवाड़ चित्रकला आता है। आंध्र प्रदेश में बात करें मतलब कलमकारी चित्रकला आता है। कश्मीर जम्मू चित्रकला आता है और महाराष्ट्र वर्ली चित्रकला आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसका सही होगा, वर्ली चित्रकला। कौन सा आता है दोस्तों? वर्ली चित्रकला आता है, वर्ली चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन आदिवासी वर्गों के पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी की बात कर रहा है। तो देखिए संथाली जनजाति, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते। देखिए सबसे पहले संथाल जनजाति। संथाल जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? संथाल जनजाति की बात करें तो इसको लिखिए, संथाल जनजाति झारखंड। कहाँ पे? झारखंड। झारखंड संथाल जनजाति। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया। मध्य प्रदेश बिहार में भी पाई जाती है, बिहार। ठीक, बिहार हो गया। पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल और असम, ये सब जगह क्या पाई जाती है? संथाल। ध्यान रखिएगा। अब दूसरा कौन सा है? गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति तो गद्दी जनजाति ही हिमाचल प्रदेश में पाई जाती। गद्दी जनजाति के और कौन कौन से पाए जाते हैं? और इसमें देख लीजिए, और इसमें किन्नौर, ठीक है, किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, और कौन सी पाई जाती है? गुर्जर जनजाति। ठीक, क्या पाई जाती है? गुर्जर जनजाति। गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? अच्छा, गोंड तो सबसे ज्यादा 13 राज्यों में गोंड जनजाति पाई जाती है, जिनमें से मुख्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ लिखिए, छत्तीसगढ़,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसमें सहाविया जनजाति तो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान। देखिए डिटेल वाला क्वेश्चन था, इसमें से डिटेल बताना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों को समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं, ठीक है, याद करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। बिल्कुल सही, तीसरा ही लग रहा है सही। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा? सी सही होना चाहिए। सी बिल्कुल ही इसका करेक्ट है, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से पढ़ना होगा और उसी ऑप्शन में इसका आंसर छुपा होता है। मीन्स कहिए तो उसके क्वेश्चन से में ही इसका आंसर रहता है। देखिए स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही होगा? अब मानचित्र उसको बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान का जीवन से देख रहा है। अब इससे अच्छा कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं, दीवारों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। तो देखिए एक ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। डी बिल्कुल करेक्ट है। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं, नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी इसमें देखिए कौन सा है? बी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तक, श्रव्य साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। देखिए क्या पूछा गया है? साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। मीन्स ये सब किस में न्यूज़पेपर वगैरह की बात कर रहा है। मीन्स समाचार पत्र की रिपोर्ट्स में। तो मीन्स लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, वही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए 79 देखते हैं। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने मीन्स इन्वायरमेंट सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसको देखते हैं। पहला है, कोरे कागज की भांति होते हैं कि जिन विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं कि जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। पहला ऑप्शन, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है।
लास्ट वाला देखिए, विद्यार्थी के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। यहीं से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि ये हाँ, नई रूपरेखा में ये चीज दिया है, सर्पिल पेचकार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों में सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से जो है देता है। मीन्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए कैसे होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में सीखने का तरीका व्यक्ति में भिन्न होता है, अतः उन्हें अपने पूर्व ज्ञान और उनके आसपास स्थित प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करने के अधिगम कराया जा सकता है। इस तरीके की कहानियां लिखी हुई हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती हैं। इनका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। ठीक, इनमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। लास्ट वाला देखते हैं, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य का चुन लेना। मीन्स इसकी बात करें तो ये डी बिल्कुल सही है कि निश्चित समय में उनके कार्यों को एकत्र करना, फिर उसमें सर्वोत्तम से चुन लेना। मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसको देखते हैं, कौन सा सबसे अच्छा वर्णन कर। कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। नहीं, ये करेक्ट नहीं लगा। आगे देखते हैं, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। यही ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि सबको पढ़ना रहेगा, ये समझ लीजिए। आप आंसर तो लगा लिए भी, लेकिन अभी और नीचे पढ़ लीजिए कौन सर्वोत्तम लग रहा है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हों तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। नहीं, उतना खास नहीं। अब अगला देखिए, आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना उस ओर पहल कदम होगा। मीन्स बी ऑप्शन ही बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। कहां पे देख रहे हैं? ग्लोब पे देख रहे हैं। शाहमीर बोलता है, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहां है? अंतरिक्ष कहां है? कौन बोला है? ये बोला है शाहमीर बोला है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें
और कौन क्या बोल रखता है? उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। तो शाहमीर फिर बोला, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती हैं। ठीक, उजैरा बोली, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसे नजर आती है। मीन्स धरती एक ग्लोब के आकार की नजर आती है। ठीक है, कौन बोला? उजैरा। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा? चलिए आइए देखते हैं। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? बताइए कहाँ रखेंगे? ठीक है, अगर आपको सुनीता विलियम की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, या आप मानते हैं कि इसमें से कुछ है? आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष को 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें बेस्ट नजर आ रहा है? कौन सा इसमें बेस्ट नजर आ रहा है? मुझे तो पहला ही बेस्ट नजर आ रहा है कि ये सही जा रहा है। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारे के कटआउट बनाते हैं, देखिए बड़े बड़े, यहाँ 5 के बच्चों की बात कर रहे हैं। आप बड़े बड़ों को ये चीज समझ में नहीं आता है कि अंतरिक्ष में जाने पे कैसा दिखता है, पृथ्वी कैसे दिखेगी, क्या होगा, ये सबको समझना इतना आसान नहीं है। तो उसके कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इस तरीके में हम उनको, यदि आप सूर्य, चंद्रमा, तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप कहाँ रखेंगे? इस तरीके हम उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? छात्रों को पता चलेगा कि नदियां पर बांध कैसे बनते हैं। ठीक है, नदियां पर बांध कैसे बनते हैं? छात्र को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। आगे देखिए, छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। उतना अच्छा नहीं है, इसको देखते हैं। बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने से मदद करेंगे। मीन्स जो ऑप्शन लगाए हैं वो बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु आपकी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपको छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों को संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? जिनकी मात्रा सीमित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परियोजनाओं को चर्चा करना जिन्हें
चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं, यही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन नीचे वाले भी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना। नहीं, उतना खास नहीं, आगे देखते हैं। परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना, ये भी उतना नहीं है। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए हैं। मीन्स पहला ऑप्शन ही इसका सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा? कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा, चलिए आइए इसे देखते हैं। यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने के क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। नहीं, ये उतना खास। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, बिल्कुल ही सही ऑप्शन लग रहा है। आगे देखते हैं, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। नहीं, या विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता। मीन्स सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? कौन सबसे अधिक प्रासंगिक है, इसे समझते हैं। देखिए, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। आगे देखते हैं, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। आंसर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। उतना सही नहीं दिख रहा। छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों को वीडियो दिखाना। मीन्स सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य को सर्वोत्तम परीक्षण करता है? पहला देखिए, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं करते हैं। यदि अपने माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं? लास्ट क्या है, जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी है? मीन्स अगर इसका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार का मास्क रोकने के लिए नहीं करते हैं। ठीक, मीन्स की इसका ए ऑप्शन सही जा रहा है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता मीन्स वर्चुअल रियलिटी।
यही सही है। ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर मीन्स यही सही है। कौन सा सही है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़ और चिप्स, दही, कच्चा आम, ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक, दोनों पापड़ और चिप्स दोनों ही सही जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना। इसमें नाई ऑप्शन बिल्कुल ही सही आ रहा है। इसमें कौन सा आएगा? नाई ऑप्शन इसका सही आएगा। दोस्तों, अगर इस तरीके का सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका और नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द क्या दोस्तों, पर डे एक पार्ट आपके सामने आएगा और इस जितना भी बुक में प्रैक्टिस सेट है सबको एनालिसिस किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।